प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आप जान रहे हैं कि देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से अपना पांव पसार रहा है, तो इन महामारी को देखते हुए हमारी सरकार लॉकडाउन की व्यवस्था की है, जिसके तहत तमाम संस्था आदि इस समय बंद चल रहे हैं। बंद होने के कारण जो हमारा आप और टीचरों का और आपका जो कम्युनिकेशन था वो बीच में गैप हो गया। इसी गैप को दूर करने के लिए हमारी संस्था ने गुरुकुल स्मारक महाविद्यालय की तरफ से एक ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है और एक उसका शेड्यूल बनाया है, जिस शेड्यूल के तहत आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका एक कम्युनिकेशन गैप था वो दूर हो जाएगा। अब चलते हैं, हम सरकार के लॉकडाउन के उन नियमों का पालन करते हैं जो सोशल डिस्टेंस के तहत हम इस महामारी को भगा सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। अब आता है कि विज्ञान की कक्षाओं में विज्ञान पढ़ने के पहले हम कुछ उसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या पाठ्यक्रम है और वो कितने अंक का है, कैसे किया जाएगा। इन सभी चर्चाओं को हम अपनी क्लास में करेंगे। तो पहला चीज आता है कि हम पहले उसके सिलेबस से हम ज्ञात हो। सिलेबस क्या है? पहला है लेसन हम जो चर्चा करेंगे वो है जैव विकास पाठ्यक्रम। जैसा मैंने आपको बताया कि विज्ञान जिसका मैक्सिमम मार्क 25 का होता है और इसमें पहला लेसन जैव विकास चर्चा जब पढ़ाने लगेंगे तो हर लेसन का चर्चा हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे। पहला जो है इसमें जैव विकास। पहला लेसन आता है जैव विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र। अब आते हैं दूसरे लेसन पर। दूसरा लेसन आपका खनिज एवं आयस्क। अब आते हैं तीसरे लेसन पर। तीसरा लेसन आपका है आवर्त सारणी। अब तीसरे लेसन के बाद चौथे लेसन पे आते हैं। चौथा लेसन है स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा। पांचवा लेसन आपका आता है चुंबकत्व या मैग्नेटिक। इसमें चुंबक के विषय में या मैग्नेट के बारे में बताया जाता है। अब आते हैं छठवें लेसन पर। छठवां लेसन आपका रक्त या ब्लड से संबंधित है। इसमें आपके रक्त के बारे में बताया जाएगा कि कितने वर्ग में क्या है, ये आपको उस क्लासेस में बताए जाएंगे। अब सातवां लेसन हमारा है रक्त संबंधित रोग। अभी हमने चर्चा किया पाठ्यक्रम के बारे में। पहला पाठ्यक्रम है, दूसरा है खनिज एवं आयस्क, तीसरा है आवर्त सारणी, चौथा है स्थिर विद्युत आवेश, पांचवा है चुंबकत्व, छठवां है रक्त, सातवां है रक्त संबंधी रोग। अब आता है पहला लेसन जैव विकास। जैसा कि हम चर्चा करेंगे अब जैव विकास के बारे में। जैव विकास जैव विकास जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले
जीवों से जो धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुआ, इसी को जैव विकास कहते हैं। जैसे जो जटिल परिवर्तन हुआ है वो सरल से धीरे धीरे जो परिवर्तन जीव जंतुओं में हुआ है और उससे नया जो हुआ है वो विकास क्रमिक जो है वो कहलाता है जैव विकास। जैव विकास के बारे में कई वैज्ञानिक ने अपना अपना मत या अपना वाद प्रस्तुत किया, जिसमें 2-3 वाद बहुत प्रचलित हुए हैं। जिसमें पहला है लैमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद, तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। इन वादों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला चीज आता है लैमार्कवाद। अब आते हैं यहाँ पे हम लैमार्कवाद पे कुछ बातें आपको बताते हैं। लैमार्कवाद, इसको वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट ने लैमार्क प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1809 पे फिलॉसफी जियोलॉजिकल नामक पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने अपना पूरा थ्योरी बताया। लैमार्कवाद की 4 विशेषताएं हैं जिसके बारे में वर्णन करेंगे। इसमें 4 विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला उन्होंने बताया कि 3 विशेषताएं। पहला उन्होंने बताया वातावरण व अनुकूलन का सीधा प्रभाव पड़ता है जीवों और जीवों पर। दूसरा उन्होंने बताया कि अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग जब करेंगे तो उससे भी हमारे जीव जंतुओं पे एक क्रमिक परिवर्तन होता है। तीसरा उन्होंने उपार्जित लक्षणों का वंशागत बताया। अब इसी पे हम चर्चा करते हैं। पहला उन्होंने कहा कि किसी भी जीवों पर वातावरण या अनुकूलन का सीधा प्रभाव पड़ता है स्थानों की अपेक्षा। उन्होंने कहा कि वातावरण का प्रभाव हमारे जीव जंतु या पौधे से भी पड़ता है। उन्होंने कहा नम स्थानों की अपेक्षा जो शुष्क स्थान पर होता है उगने वाला पौधा की जड़ें जल प्राप्त के लिए लंबी होकर भूमि के अंतर्गत अधिक गहराई तक पहुंच जाती है। छायादार स्थानों पर उगने वाले पौधों का जैसे लंबा होना तथा उनका पत्तियों का आकार भी उनका बड़ा होना, ये सब छायादार के पर जहाँ छायादार छाया पड़ती है ये वातावरण उसका असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि अनुकूलन है उसका। अब दूसरा आता है कि दूसरा उन्होंने बताया कि उपार्जित लक्षणों का वंशागत। उन्होंने कहा कि वातावरण का प्रभाव सीधे जीवों पर पड़ता है और उनके अंगों व अनुप्रयोग से जीवधारी के शरीर में विभिन्न लक्षणों को विकसित करता है, माता पिता से उनके संतानों में पहुंच जाता है। यही लक्षणों की वंशागति उन्होंने अपने उसमें बताया। अब चर्चा करते हैं कि अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। अब चर्चा करेंगे कि हमने चर्चा किया था अवशेषी अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग। यदि लैमार्कवाद में उन्होंने जो कहा था कि अंगों का जो उपयोग करते हैं, लगातार उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे यूजलेस जो पार्ट होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं और इसका जो यूज करता है वो उसका उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी वो विकसित होते रहते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने दिया जिराफ का। उन्होंने कहा कि जिराफ जंगलों में बहुत पहले वो मैदान में घास खाते थे, धीरे धीरे वो पेड़ पौधे खाने लगे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके क्रमिक परिवर्तन हुआ, विकास हुआ और उस विकास के साथ उनकी गर्दन लंबी हो गई। जो और इसे अगर इस तरह होता
तो मनुष्यों को देखा जाए कि यदि उनका भी गर्दन जो है यदि खींचा जाए या यूज किया जाए या इस तरह तो गर्दन खींच के लंबी हो जाए, ये लैमारवाद की कई कमियां भी थी। ये जो आगे चल के ये फ्लॉप हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि बिलों में सांप रहते हैं, सर्प जो है लगातार बिल में जो उनके पैर थे धीरे धीरे यूज न आने के कारण उनके धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो इस तरह जो लैमार्क ने अपना लैमार्कवाद जो अपना प्रस्तुत किया वो बाद में फ्लॉप हो गया। इसके बाद आता है डार्विनवाद। डार्विनवाद में आता है जिसके बारे में बताते हैं। अब आते हैं डार्विनवाद पर। डार्विनवाद इसे वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपना विचार ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक 1850 में प्रकाशित हुआ, उसमें अपना विचार प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। और डार्विनवाद ने अपने वाद में कुछ तथ्य रखा, जैसे पहला है आता है प्रचुर जनन दर। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव अपने कायम रखने के लिए अत्यधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है, और जैसे मछलियां हैं या मक्खी हैं जो काफी सारे अंडे देती हैं, और सांप हुआ, ये सब यदि इनकी संख्या पृथ्वी पे बहुत अधिक हो गई तो और उनको संतुलन न बनाया जाए तो ये दिन पे दिन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पृथ्वी पे रहने की जगह भी नहीं रह सकती। इनका संतुलन बनाने के लिए इनको अन्य जीव भी खाते रहते हैं, जिससे बराबर संतुलन इनका बना रहता है। दूसरी चीज आती है जीवन संघर्ष। अन्य अवस्थाओं के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसे कहते हैं जीवन संघर्ष। जैसे जल में व्हेल या बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती हैं और उनमें आपस में जीवन संघर्ष जल में रहता है, इसी तरह स्थल में वायु में भी संघर्ष चलते रहते हैं। तो जो अपने को अनुकूलित या जो योग्य होते हैं वही जीवन संघर्ष में वो विजयी होंगे और वही उन्हीं का अस्तित्व रह जाएगा। तीसरा उन्होंने बताया कि विभिन्नताएं, उन्होंने बताया कि काफी सारी विभिन्नताएं होती हैं जीवन संघर्ष में। सभी जीवों में एक जैसे जल में व्हेल मछली छोटी मछलियों को खा लेता है, और स्थल में या वायु में काफी जीव जो आपस में जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वो वही जीव जो योग्य रहते हैं वही जीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तीसरी चीज आता है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं जीवन संघर्ष में सभी जीव एक तरह के संघर्ष नहीं करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी को जैसे जो जीवन संघर्ष का होता है सभी को विभिन्न, जैसे जल में जली, जैसे हम कहा जाए कि एक ही जीव के एक ही संतान की भिन्न भिन्न संतानें, उनकी समानताएं नहीं होती, सब अलग अलग होते हैं। ये आता है विभिन्नताओं के संघर्ष में। चौथा आता है योग्यतम का। अब आता है योग्यतम की उत्तरजीविता। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने जीव जंतु भोजन आवास इसके लिए जो संघर्ष करता है, और वही जीव जंतु अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं जो जीवन संघर्ष में सफल रहते हैं या योग्य रहते हैं। और
इसे जो जीवित रहता है योग इसी को कहते हैं योगतम की उत्तरजीविता। यदि वो अपने को अनुकूलित कर लेगा या जीवन संघर्ष में सफल रहेगा या अपने को अनुकूलित करने के बाद या जीवन संघर्ष में सफल रहा तभी वो अस्तित्व बनाए रखेगा। अब अगला आता है वातावरण के प्रति वातावरण में भौतिक अवस्थाओं के अनुसार जैसे मौसम में परिवर्तन हुआ, जो अपने को ढाल लिए वही जीवित रहे। जैसे हम कहा जाए यदि बर्फीले जगह के कोई जीव जंतु गर्म प्रदेश में आए तो अपने को अनुकूलित नहीं कर पाएंगे और वो समाप्त हो जाएंगे अपना अस्तित्व। या गर्मी या गर्म स्थल पर रहने वाले जीव जंतु यदि ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो वहां उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस तरह मौसम के परिवर्तन के साथ साथ उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवर्तन आया और उसी परिवर्तन के अनुसार उन्होंने अपने जो अपने को अनुकूलित करा वही जीवित रहा। वो अपने को ब्रह्मांड में या वातावरण में और प्राकृतिक चयन पर उन्होंने ज्यादा बल दिया। उन्होंने कहा कि समय समय पर वातावरण बदलता रहता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते रहते हैं और एक परिवर्तन हुआ, नया परिवर्तन होता है। दिन पे दिन वातावरण के अनुसार जीव में अनुकूलन के कारण जो परिवर्तन होता है वही एक नई जाति की उत्पत्ति हुआ है उससे। इस प्रकार लैमार्कवाद व डार्विनवाद अपना वाद प्रस्तुत किया, जो कि ये दोनों फ्लॉप रहे। इनकी बाद में काफी आलोचनाएं भी हुआ और ये सक्सेस नहीं हुआ। ये अब चर्चा करते हैं नव डार्विनवाद पे। जैसे कहा गया है कि नव डार्विनवाद का एक संशोधित रूप वीजमैन एवं उनके साथी ने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को छोड़कर अन्य की आलोचना की। नए डार्विनवाद में प्राकृतिक चयन का परिणाम के रूप को व्यक्त किया, जबकि इसके लिए वीजमैन ने अपने प्रयोग में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इसका प्रयोग जो किया वो चूहे की पूंछ काटी, लेकिन किंतु अगली पीढ़ी में पूंछ उग आई। तो इससे सिद्ध हुआ कि जीवों में सभी परिवर्तन वंशागत नहीं होते। इसे जर्म प्लाज्म थ्योरी भी कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं उत्परिवर्तनवाद की। इसे डीवीज के सिद्धांत का उत्परिवर्तनवाद भी कहते हैं। डीवीज के सिद्धांत के अनुसार नई स्पीशीज का उद्भव सूक्ष्म परिवर्तन के संचय एवं उनके प्राकृतिक वर्ण द्वारा नहीं होता, वरन एक पक्ष में या एक वंश में पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होते हैं, प्रारंभिक लक्षणों के आकस्मिक प्रकट होने से होता है। ये उत्परिवर्तन जब एक बार किसी जीन के क्रम में प्रकट हो जाते हैं तब वे स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। इसके पश्चात डार्विन का प्रकृतिवर्ण का कार्य करने लगता है। जैसे हम देखें इवनिंग प्राइवेज के पौधे में विभिन्नता का आधार पर उन्हें परिवर्तन जो होता है उसके अनुसार उसमें 14 गुणसूत्र के पौधों में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन आते रहते हैं एवं भिन्न संख्याओं के गुणसूत्र वाली जात में विकसित हो जाती है। अब उत्परिवर्तन लैमार्कवाद, जैसे हमने जैव विकास में चर्चा किया, उसके बाद लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, इस पे कुछ चर्चा की। अब हम चर्चा अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।